अब तक आपने देखा पुष्कर सारा सामान स्टोरेज बॉक्स में भरकर रात के खाने का इंतजाम करने चला गया। तभी एक जादुई दुनिया में एक मोटे शरीर वाला मध्यम आयु वर्ग का आदमी अपने सामने एक 15 या 16 साल के बच्चे को बुला रहा था। अधेड़ उम्र के आदमी के बगल वाली मेज पर एक ब्रोकेड का बक्सा रखा था। पैकेजिंग को देखकर पता चल रहा था कि अंदर की चीजें नॉर्मल नहीं थी। अब आगे इस दुनिया में महाद्वीप तलवारों और जादू की दुनिया थी। इस दुनिया में इंसान, प्राचीन ड्रैगन, यहां तक कि बौने वगैरह भी थे। इस महाद्वीप पर कई पेशे भी थे। हालांकि युद्ध के व्यवसायों में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा लोकप्रिय योद्धा और जादूगर थे। हालांकि दोनों के बीच अंतर थे। योद्धाओं की संख्या सोच से ज्यादा थी, जबकि जादूगरों की संख्या बहुत कम थी। योद्धाओं की संख्या योद्धाओं के हजारवें हिस्से से भी कम थी। ज्यादातर वक्त जादूगरों की विनाशकारी शक्ति योद्धाओं के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती थी। इसलिए पूरे महाद्वीप पर जादूगरों का सम्मान किया जाता था। रेड मून साम्राज्य महाद्वीप के 5 महान साम्राज्यों में से एक था। पूरे महाद्वीप पर सैकड़ों बड़े और छोटे देश थे। हालांकि 5 सबसे बड़े साम्राज्यों ने दुनिया की 70% धरती पर कब्जा कर रखा था। बाकी छोटे देश या तो इन 5 साम्राज्यों से जुड़े हुए थे या वे कमजोर राष्ट्रीय शक्ति वाले किसी दूर ग्रह में मौजूद थे। रेड मून साम्राज्य के दक्षिण में मौजूद शहर में 4 प्रमुख परिवार थे। इन 4 परिवारों की इस शहर में बहुत ज्यादा शक्ति थी। उन्होंने पूरे शहर के संसाधनों को लगभग पूरी तरह से बांट लिया था। यहां तक कि नगर के मालिक को भी इन 4 परिवारों के कुलपिताओं के प्रति विनम्र होना पड़ता था। इन 4 परिवारों के इस शहर के संसाधनों पर कब्जा करने और अपनी धाक जमाने का कारण स्वाभाविक रूप से यह था कि उनमें से प्रत्येक के पास अद्भुत युद्ध शक्ति थी। वहां कई योद्धा थे और कई जादूगर भी। ऐसे परिवार जितने ज्यादा होते, योद्धाओं, खासकर जादूगरों को उतना ही ज्यादा महत्व दिया जाता। किसी परिवार की मजबूती असल में परिवार में उच्च स्तरीय योद्धाओं और जादूगरों की संख्या पर निर्भर करती थी। आमतौर पर अगर किसी परिवार में 1 या 2 उच्च स्तरीय जादूगर होते तो दूसरों का सम्मान करना काफी होता था। इस वक्त वो अधेड़ उम्र का आदमी देव राजवीर था, जो शहर के 4 प्रमुख परिवारों में से एक राजवीर परिवार का मुखिया था। उसने जिसे बुलाया वो उसका बेटा रॉय राजवीर था। रॉय 16 साल का होने वाला था। परिवार के मुखिया का बेटा होने के नाते बचपन से ही उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता रहा था। सभी प्रकार के साधना संसाधन अनंत थे। देव राजवीर को उससे बहुत उम्मीदें थी और उम्मीद थी कि वो एक महान जादूगर बन सकेगा। ऐसा करने पर वो फ्यूचर में उसका पद भी संभाल सकेगा। परिवार का मुखिया आमतौर पर एक जादूगर होता था। ये एक अलिखित नियम था। हालांकि रॉय राजवीर का प्रदर्शन देव राजवीर को हमेशा निराश करता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी साधना की प्रतिभा कमजोर थी या उसने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की थी। वो 16 साल का हो चुका था, लेकिन उसकी जादुई प्रतिभा अभी तक जागृत नहीं हुई थी। हालांकि उसने परिवार की कुछ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की थी, लेकिन उसे ज्यादा सफलता नहीं मिली। वो अपने साथियों से कहीं ज्यादा बुरा था। महाद्वीप में अगर कोई इंसान 16 साल की उम्र के बाद अपनी जादुई प्रतिभा को जागृत नहीं कर पाता तो शायद उस इंसान के इस जिंदगी में प्रतिभा के जागृत होने की कोई उम्मीद नहीं होती थी और उसके जादूगर बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती थी। इसलिए देव राजवीर बहुत चिंतित था और उसने आज अपने बेटे को बुलाया इसी बात के लिए। पापा, क्या बात है? अगर आपको कुछ कहना है तो जल्दी कहो, मुझे जल्दी बाहर जाना है। रॉय राजवीर अपने पिता से बिल्कुल नहीं डरता था। इकलौता बेटा होने के कारण बचपन से ही उनके द्वारा उसे लाड़ प्यार दिया गया था। इसके अलावा वो परिवार के मुखिया का बेटा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से दूसरे लोग उसके प्रति बहुत विनम्र थे। धीरे धीरे उसमें इस तरह का निडर स्वभाव विकसित हो गया। उसे अपने पिता से भी डर नहीं लगता था। देव राजवीर ने अपने सामने अपने लापरवाह बेटे को देखा और सचमुच गुस्से से भर गया। इस छोटे से बच्चे साधना में तो कोई हुनर नहीं था, पर खेलने में बहुत होशियार था। छोटी सी उम्र में ही वो कोठों में घूमता रहता था। एक उड़ते पांची के रूप में उसकी ख्याति पूरे शहर में मशहूर थी। वो रोज अपने बुरे दोस्तों के साथ बाहर जाता था। अगर कोठों में नहीं जाते थे तो वे हर जगह जाकर दंगा मचाते थे। खेलो खेलो खेलो, तुम तो सारा दिन सिर्फ खेलना ही जानते हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम 16 साल के हो चुके हो? अगर तुम अपनी जादुई प्रतिभा को नहीं जगाओगे तो तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। अगर तुम जादूगर नहीं बन सकते तो भविष्य में मेरी जगह कैसे पाओगे?
तुम परिवार के मुखिया कैसे बनोगे? देव राजवीर ने सख्ती से कहा। हालांकि उसकी शक्ल देखकर रॉय डरा नहीं। रॉय अब भी पहले जैसा ही था। उसने अपने पिता की ओर उदासीनता से देखा और कहा, क्या तुम मुझे दोष दे रहे हो पापा? प्रतिभा जन्मजात होती है, मैं भी उसे निखारना चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं कह दूं, इस मामले में तुम सिर्फ खुद को ही दोषी ठहरा सकते हो। मुझे मेरी जादुई प्रतिभा विरासत में नहीं मिली, मैं इसे कैसे जगा सकता हूं? रॉय राजवीर की बातों से देव राजवीर का चेहरा अचानक लाल हो गया। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और इस बेऔलाद बेटे को कुछ थप्पड़ मारना चाहा। मारो, मारो मुझे। अगर मारोगे तो मैं मां और दादी को बता दूंगा। देखते हैं वो तुम्हें छोड़ेंगे या नहीं। तुम्हें मुझे ठीक से सिखाने की क्षमता नहीं है, इसलिए तुम अपना गुस्सा मुझ पर निकालते हो। रॉय देव राजवीर की हरकतों से डरा नहीं, बल्कि उसने अपनी गर्दन उठाई और उस पर चिल्लाया। उसके चेहरे पर दृढ़ता साफ झलक रही थी, मानो उसके साथ अन्याय हो रहा हो और वो अपनी बात पर अड़ा हुआ हो। पापा, देव राजवीर का हाथ आखिरकार गिर गया। हालांकि वो रॉय एल के शरीर से नहीं टकराया, बल्कि उसके बगल वाली मेज पर जोर से थपकी दी। मेज पर रखा ब्रोकेड का डिब्बा हिलकर ऊपर उछल गया। हालांकि देव राजवीर ने रॉय राजवीर को नहीं मारा, फिर भी रॉय राजवीर उसकी हरकतों से स्तब्ध था। उसने अनजाने में अपने हाथों से अपना सिर ढक लिया और नीचे बैठ गया। देव राजवीर ने अपने बेटे का कायर रूप देखा और उसके मन में और भी गुस्सा आया। हालांकि वो ये भी जानता था कि अभी गुस्सा करने का वक्त नहीं है। अगर वो अपने बेटे की हरकतों पर गुस्सा होता तो वो मरते दम तक गुस्से में रहता। उसने गहरी सांस ली और अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, खड़े हो जाओ, देखो तुम कैसे दिखते हो। हमारे राजवीर परिवार में तुम जैसा कोई कैसे हो सकता है? रॉय राजवीर ने देखा कि उसके पापा ने उसे नहीं मारा। उसने तुरंत अपना हाथ नीचे कर लिया और खड़ा होकर बोला, तो मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा। हालांकि इस बार उसकी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं हुई। साफ जाहिर था कि वो डर गया था। ठीक है, पहले बाकी बातों पर बात नहीं करते। अगले कुछ दिन घर पर ही रहो और कहीं मत जाओ। ये रही एक ज्ञानोदय की गोली। इसे लेने के बाद घर पर ही रहकर ध्यान करो। अंदर ध्यान के बारे में एक किताब है, इसे ध्यान से पढ़ो। अगर कुछ समझ न आए तो मुझसे पूछ लेना। अपनी जादुई प्रतिभा को जल्द से जल्द जगाने की कोशिश करो। देव राजवीर ने ब्रोकेड का डिब्बा रॉय को देते हुए कहा, ज्ञान की गोली? क्या ये वो चमत्कारी गोली है जो उन लोगों की प्रतिभा को जागृत कर सकती है जिनमें जादुई प्रतिभा नहीं है? पिताजी, आपको ये कैसे मिला? रॉय ने ब्रोकेड बॉक्स लेते हुए कहा। रॉय राजवीर ने ज्ञानोदय की गोली के बारे में भी सुना था। इस गोली की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी। अगर कोई जादूगर बनना चाहता था तो उसने इस गोली के बारे में जरूर सुना होगा। हालांकि यह गोली बहुत कीमती थी। इस गोली को रिफाइन करने के लिए जरूरी सामग्री न सिर्फ बहुत कीमती थी, बल्कि इसलिए भी कि आम एल्केमिस्ट के पास इसे रिफाइन करने की क्षमता नहीं थी। जब तक कोई हाई लेवल का अल्केमिस्ट न हो, हर साम्राज्य में ऐसे लोग कम ही होते थे। इसके अलावा इस गोली को रिफाइन करने का सक्सेस रेट ज्यादा नहीं था। इसलिए इन सभी कारकों के संयोजन से पता चला कि यह गोली कितनी रेयर थी। बेशक इस गोली के इतने रेयर और कीमती होने की एक वजह थी। ये एक साधारण इंसान को जादूगर बना सकती थी, लेकिन जब किसी परिवार में एक जादूगर जुड़ जाता था तो बात अलग होती थी। एक छोटे लेवल का जादूगर कुछ भी नहीं देख पाता था, लेकिन एक हाई लेवल जादूगर परिवार की शक्ति को बहुत बढ़ा देता था। इसलिए यह जागृति गोली काफी कीमती थी। हालांकि ब्रोकेड के डिब्बे में रखी ध्यान तकनीक में कुछ खास नहीं था। ऐसी चीजें तो सड़क पर भी मिल जाती थी, परिवार की तो बात ही छोड़िए। लेकिन जिन लोगों में जादुई प्रतिभा नहीं थी, उनके लिए यह बेकार था। भले ही उन्हें यह तकनीक आती भी हो, वे जादू नहीं कर पाते थे। इसलिए रॉय राजवीर इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि उसके पिता को इतनी कीमती औषधि गोली कैसे मिली। हालांकि वो अज्ञानी और बेकार था और पूरे शहर में जो चाहे कर सकता था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वो यहां अपने परिवार के प्रभाव को जानता था। वो चाहे कुछ भी करे, उसका परिवार उसके परिणामों से निपटने में उसकी मदद कर सकता था। हालांकि वो ये भी जानता था कि पूरे साम्राज्य की नजर में उसका परिवार कुछ भी नहीं था। ये बात कहने लायक भी नहीं थी। इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके पापा इतनी आसानी से वो चीज निकाल सकते थे जिसे एक बड़ा परिवार भी खजाना समझता था। तुम्हें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये कैसे मिला। अब अपने कमरे में वापस जाओ और गोली ले लो।
फिर बंद दरवाजे के पीछे तब तक ध्यान करो जब तक हवा में मौजूद जादुई तत्वों से तुम्हारा संपर्क स्थापित न हो जाए। उससे पहले तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं है, देव राजवीर ने कहा। देव राजवीर को यह अनमोल औषधि की गोली नसीब से ही मिली थी। बचपन में उसने गलती से एक अल्केमिस्ट को बचा लिया था। पहले तो उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो अल्केमिस्ट बहुत बड़ा हो गया है और साम्राज्य में एक हाई लेवल अल्केमिस्ट बन गया है। इस बार अपने बेटे के मामले की वजह से वो बेशर्मी से वहां गया था, उम्मीद करते हुए कि दूसरा पक्ष अपनी दोस्ती के बल पर जागृति की गोली को निखारने में उसकी मदद करेगा। बेशक उसने सामग्री उपलब्ध कराई और दूसरे पक्ष ने मना नहीं किया। ज्ञानोदय की गोली बनाने के लिए किस्मत की जरूरत थी और देव राजवीर की किस्मत अच्छी थी। दूसरे पक्ष ने पहली ही कोशिश में इसे बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। दरअसल अगर दूसरा पक्ष इस बार नाकाम हो जाता तो देव राजवीर के लिए इन सामग्रियों को दोबारा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता। आखिरकार ये सभी दुर्लभ सामग्रियां थी। इन चीजों को पाने के लिए उसने बड़ी कीमत चुकाई थी। सौभाग्य से उसकी किस्मत अच्छी थी और वो पहली ही कोशिश में कामयाब हो गया। देव राजवीर दूसरे पक्ष को मुफ्त में मदद नहीं करने दे सकता था। हालांकि उसने पहले दूसरे पक्ष को बचाया था, लेकिन अब दूसरे पक्ष की पहचान अलग थी। इसलिए गोली मिलने के बाद उसने दूसरे पक्ष को ढेर सारे फायदे दिए। इस तरह उसने इस गोली के लिए ऊंची कीमत चुकाई, लेकिन चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न हो, उसे चुकाना ही था। उसका एक ही बेटा था और गनीमत थी कि उसमें कोई जादुई प्रतिभा नहीं जागी थी। वो चिंतित भी था। अगर मैं एक महीने के लिए बाहर नहीं जा सकता तो क्या मैं एक महीने के लिए बाहर जाने में असमर्थ नहीं हो जाऊंगा? देव राजवीर की बातें सुनकर रॉय राजवीर का चेहरा अचानक कड़वा हो गया। 3 दिन तक बाहर न जाना उसे मार डालने से भी बदतर था, और हां, इस बार तो शायद और भी ज्यादा। इसके अलावा रॉय राजवीर का भी मानना था कि वो सच में बहुत वक्त लगाएगा। आखिरकार ये जागृति की गोली किसी इंसान की जादुई प्रतिभा को सिर्फ जागृत कर सकती थी, लेकिन ये प्रतिभा को निखार नहीं सकती थी। इसलिए हालांकि जागृति की गोली लेने वाले लोग जादू की साधना कर सकते थे, ये निर्मल लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा मुश्किल था और इसमें ज्यादा वक्त लगता था। आखिरकार वे अपनी जादुई प्रतिभा को जागृत भी नहीं कर सकते थे, तो उनकी प्रतिभा कितनी ऊंची हो सकती थी। इसलिए जिन लोगों ने जागृति गोली ली, उन्हें न सिर्फ साधना के लिए ज्यादा वक्त की जरूरत थी, बल्कि मुश्किल साधना भी करनी पड़ी। आखिर उनकी उपलब्धियां उन लोगों के बराबर नहीं हो सकती जिन्होंने अपनी जादुई प्रतिभा को जागृत किया था। देव राजवीर ने कहा, एक महीने की तो बात ही छोड़ो, अगर तुम 1 साल तक अपनी जादुई प्रतिभा को जागृत न कर पाओ तो 1 साल तक बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत। इस बार उसने मन बना लिया, जब तक रॉय अपनी जादुई प्रतिभा नहीं जगाएगा वो उसे बाहर नहीं जाने देगा। चाहे वो कितनी भी मिन्नतें करे, सब बेकार रहेगा। रॉय राजवीर अब भी इसके लिए लड़ना चाहता था, लेकिन अपने पिता का पहले से भी ज्यादा दृढ़ रवैया देखकर उसने अपनी बात वापस ले ली। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उसने हार मान ली थी और जेल जाने को तैयार था। उसके पास बाहर निकलने के रास्ते थे। खूबसूरत ब्रोकेड का डिब्बा थामे रॉय राजवीर अपने कमरे की ओर चल पड़ा। चाहे कुछ भी हो, उसे ये करना ही था। लेकिन जब वो अपने कमरे में लौटा तो उसने अमृत से भरा ब्रोकेड का डिब्बा, जिसे दूसरे लोग खजाना समझते थे, तुरंत बिस्तर पर फेंक दिया। फिर उसने अपने नौकर को बुलाया, जाओ इस युवा मालिक के लिए एक सीढ़ी ले आओ और इसे पिछली दीवार पर लगा दो, ठीक पिछली वाली की तरह, रॉय राजवीर ने कहा। आज उसने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर फूलों की नाव पर बजाने का समय तय कर लिया था। उसने सुना था कि वहां कुछ अच्छे गायक हैं, इसलिए वो उनसे मिलने जाना चाहता था। जहां तक इस जागृति की गोली लेने की बात है तो उसे जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वो इसे अभी ले भी लेता तो भी उसकी जादुई प्रतिभा को तुरंत जगाना नामुमकिन था। वो अपनी प्रतिभा को अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसे कोई जल्दी नहीं थी। रात को बाहर से लौटने पर उसे इसे लेने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है युवा स्वामी, चिंता मत करो, मैं पहले सीढ़ी लेने जाऊंगा। युवा स्वामी, कृपया एक पल इंतजार करें। नौकर ने सिर हिलाया और प्रणाम किया। वो आंगन में नौकर था और अक्सर रॉय राजवीर के पीछे पीछे चलता था। उसने कई बुरे विचार भी दिए थे, यहां तक कि जब रॉय राजवीर पहली बार कोठे पर गया था तब भी उसने ही उसे बहकाया था। इस आदमी के पास ढेरों विचार थे। वो बस राजवीर परिवार के भावी मुखिया रॉय राजवीर को खुश करना चाहता था। अगर रॉय राजवीर संतुष्ट हो जाता
तो भविष्य में उसकी जिंदगी स्वाभाविक रूप से बहुत आरामदायक होगी। नौकर धुएं के गुबार की तरह भाग गया। इस तरह की चीजों से वो अनजान नहीं था। उसने ऐसा पहली बार नहीं किया था। रॉय राजवीर को पहले भी देव राजवीर ने बंदी बना लिया था, लेकिन आखिरकार इस नौकर की मदद से ही वो बाहर जाकर मौज मस्ती कर पाया। नौकर की कार्यकुशलता कम नहीं थी। उसने जल्दी से सीढ़ी लगा दी। रॉय राजवीर चुपके से आंगन की पिछली दीवार की ओर भागा, जहां तक उसके पिता द्वारा दिया गया ब्रोकेड का डिब्बा था। वो अभी भी उसके बिस्तर पर पड़ा था। वो उसे हर समय अपने साथ नहीं रखता था। देव राजवीर, जिसने अपने बेटे पर नजर रखने के लिए दरवाजे पर लोगों का इंतजाम किया था, ये नहीं जानता था कि उसके बेटे ने उसकी बात नहीं मानी और गोली नहीं खाई, बल्कि चुपके से बाहर भाग गया। रॉय राजवीर के बाहर जाने के कुछ ही देर बाद बिस्तर पर रखा ब्रोकेड का बक्सा चमक उठा और फिर सब नॉर्मल हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। पुष्कर ने सादा खाना खाने के बाद नहाने चला गया, क्योंकि यहां का बाथरूम पब्लिक यूज के लिए था। संयोग से वो अभी खाली था, इसलिए उसे जल्दी से नहाना पड़ा, वरना उसे बाद में लगना पड़ता। जब मैं पैसा कमा लूंगा तो मुझे जगह बदलनी ही पड़ेगी। ये तो कहना ही क्या कि ये स्टोरेज बॉक्स के लिए ज्यादा सुरक्षित है, पर कम से कम मेरा अपना अलग बाथरूम तो है, पुष्कर ने नहाते हुए सोचा। नहाकर अपने कमरे में लौटने के बाद पुष्कर तुरंत बिस्तर पर नहीं गया। इस वक्त वो स्टोरेज बॉक्स में रखी चीजों के बारे में सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस दौरान कोई रास्ता भी है या नहीं। मैं सचमुच अधीर हो रहा हूं। इतने लंबे वक्त से कोई बदलाव नहीं हुआ है। कितना वक्त हो गया है, मैं खुद को दोबारा देखने से रोक नहीं पा रहा हूं। पुष्कर नीचे बैठ गया और सोचने लगा। हालांकि उसने मन ही मन ऐसा सोचा था। पुष्कर के हाथों की हरकतें बिल्कुल नहीं रुकी। उसने स्टोरेज बॉक्स में से एक एक करके चीजें निकाली। इसके लिए पुष्कर को दोष नहीं दिया जा सकता था। आखिरकार यह स्टोरेज बॉक्स वाकई जादुई था। उसका फ्यूचर कैसा होगा, काफी हद तक यह स्टोरेज बॉक्स पर निर्भर करता था। इसके अलावा पुष्कर हमेशा से इस बात को लेकर उत्सुक रहता था कि स्टोरेज बॉक्स उसे क्या दिला सकता है। यह एक लॉटरी की तरह था। अनजान इनाम हमेशा प्रलोभन से भरा होता था। अरे, बदलाव तो आ गया है। सामान पैक कर रहे पुष्कर को अचानक कुछ बदलाव नजर आए, क्योंकि ये चीजें खाने से पहले रखी गई थी और वो अपने दिल में उस स्टोरेज बॉक्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता था। इसलिए उसे स्टोरेज बॉक्स की हर चीज साफ साफ याद थी। उसे यह भी याद था कि कौन सी चीज कहां रखी थी। लेकिन अब उसे पता चला कि उसकी एक पेपर गायब है। एक पेपर जो उसने कल डाला था और आज उसने निकाला ही नहीं। वो पहले भी वो पेपर खरीदता था और जब खाली होता था तब पढ़ता था, लेकिन अब वो गायब थी। पेपर गायब हो गया था, लेकिन पुष्कर बिल्कुल भी उदास नहीं था। वो बहुत खुश भी था। इसका मतलब था कि स्टोरेज बॉक्स फिर से काम कर रहा था। उसने उसे कुछ वापस दिया होगा और इस बार शायद कोई किताब या पेपर। खैर, कुछ तो होना ही चाहिए जो पढ़ा जा सके। यकीनन उसका अंदाजा गलत नहीं था। कपड़ों के एक टुकड़े के नीचे उसे एक किताब मिली, एक ऐसी किताब जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। पुष्कर ने उत्सुकता से किताब उठा ली। यह किताब धागे से बंधी हुई थी। कवर गहरे नीले रंग का था और सतह पर एक भी शब्द नहीं था। पुष्कर ने किताब खोली और पाया कि अंदर का पाठ मौजूदा हिंदी अक्षरों से लगभग अलग था। ऐसा लगभग इसलिए था क्योंकि कुछ शब्द अभी भी संस्कृत अक्षरों से मिलते जुलते थे। वो नॉर्मल अर्थ तो समझ सकता था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें वो पहचान नहीं पाया। हालांकि इस पुस्तक में पहले से ही जूते और सुनहरे रेशम नरम कवच के समान ही परिचय था। ध्यान का परिचय, रेड मून महाद्वीप के जादूगरों का मूल कौशल। ये जादूगरों को ध्यान की अवस्था में इंटर करने, हवा में जादुई तत्वों के साथ कांटेक्ट करने और उनके शरीर में जादू को मजबूत करने में मदद कर सकता था। ध्यान, जादूगर, ये क्या बकवास है। और इस किताब में इतने सारे शब्द हैं कि मैं उन्हें पहचान भी नहीं पा रहा हूं। पुष्कर ने किताब पढ़ते हुए बुदबुदाया। हालांकि इस किताब के साथ कुछ तस्वीरें भी थी। पुष्कर ने अंदाजा लगाया कि ये इन शब्दों का एक विशिष्ट विवरण होगा। हालांकि पुष्कर को इस किताब की वजह से एक प्रॉब्लम भी मिली, यानी इस स्टोरेज बॉक्स में जो चीजें एक्सचेंज की गई वे अलग अलग दुनियाओं और दृश्यों से थी। उदाहरण के लिए, पहले के लेदर के जूते और सुनहरे रेशमी मुलायम कवच इस्तेमाल में आसान थे और वह उनका सीधा इस्तेमाल करता था। हालांकि आज की तरह उसे ये लिखित चीज मिली और ये उसके लिए मुश्किल था। आखिरकार हर दुनिया और दृश्य में भाषा का इस्तेमाल अलग होता। ऐसे में उसके सामने भाषा की बाधा होगी
और उसके पास इसे हल करने का कोई रास्ता नहीं होगा। छोड़ो इसे, मैं इन बातों पर वक्त आने पर बात करूंगा। मुझे नहीं पता कि मेरे सामने रखी ये किताब क्या है। पुष्कर ने किताब उठाई, बिस्तर पर बैठ गया और धीरे धीरे उसे पढ़ने लगा। 10 मिनट से ज्यादा वक्त बिताने के बाद पुष्कर ने कुछ शब्दों को, जिन्हें वो जानता था और जिनका अंदाजा लगा चुका था, और उनके साथ लगे चित्रों को जोड़कर आखिरकार समझ गया कि ये किताब क्या है। क्या ये वही रहस्यमय किताब नहीं है जिसकी मुझे हमेशा से चाहत थी? हालांकि ये गुप्त पुस्तक मेरे विचार से थोड़ी अलग है, क्योंकि ये मार्शल आर्ट की दुनिया की गुप्त पुस्तक नहीं है, बल्कि मेरे द्वारा पढ़े गए वेब नॉवेल्स में जादुई दुनिया की गुप्त पुस्तक। हालांकि ये एक गुप्त पुस्तक थी और अब ये उसके लिए बहुत काम की थी। हालांकि पुष्कर तुरंत कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। हालांकि वो साधना तकनीक जानता था, लेकिन जिस दुनिया में वह था वो कोई जादुई दुनिया नहीं थी। उसके पास साधना करने का कोई तरीका नहीं था और हवा में जादुई तत्वों से कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं था। अब इस दुनिया में जादू का कोई अस्तित्व ही नहीं था। इस किताब के अनुसार इन लोगों ने अपनी जादुई प्रतिभा को जागृत नहीं किया था, इसलिए साधना का कोई उपाय ही नहीं था। मैं बेकार ही खुश था। मैंने सोचा था कि मैं साधना कर सकता हूं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह शुरुआती ध्यान मेरे लिए बेकार है। पुष्कर ने कुछ निराशा के साथ सोचा। निराश पुष्कर फिर से स्टोरेज बॉक्स के पास आया। उसने अपनी अशुद्धियों के ढेर से एक और किताब निकाली और उसे स्टोरेज बॉक्स में रखने की तैयारी की। हालांकि इस बार मिली चीजें उसके काम की नहीं थी, फिर भी उन अनगिनत दुनियाओं में अनगिनत गुप्त किताबें थी। वो स्टोरेज बॉक्स का इस्तेमाल किसी भी उपयोगी किताब के बदले कर सकता था और उसका पूरा इस्तेमाल कर सकता था। अरे, ऐसा लगता है जैसे कुछ गायब है। पुष्कर अभी किताब रखने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि स्टोरेज बॉक्स में कुछ गायब है। हाँ, ये अजीब टेस्ट वाली गोली है, पुष्कर अचानक चिल्लाया। असल में चूंकि उसे ये पुस्तक पहले ही मिल चुकी थी, पुष्कर को लगा कि इसमें और कुछ नहीं है, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। बस उसे स्टोरेज बॉक्स में रखी चीजें अच्छी तरह याद थी, इसलिए जब वो दूसरी चीजें डालने ही वाला था तो उसे एहसास हुआ कि स्टोरेज बॉक्स में कुछ गायब है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस पुस्तक को 2 चीजों के बदले में बदल दिया गया हो? पुष्कर ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। उसके पिछले निरीक्षण के अनुसार जिन चीजों की अदला बदली हुई थी वे उन चीजों से संबंधित थी जिन्हें उसने उसमें डाला था। कम से कम उनमें कुछ समानताएं तो थी। हालांकि अजीब टेस्ट वाली गोलियां और जादुई किताब में कोई समानता नहीं थी। अब जब अजीब टेस्ट वाली गोलियां गायब हो गई थी तो इसका मतलब था कि इस स्टोरेज बॉक्स में कुछ और था। पुष्कर ने अजीब टेस्ट वाली गोली खरीदी और उसे उसमें डाल दिया। असल में वो देखना चाहता था कि क्या वो दूसरी दुनिया के कुछ खाने की अदला बदली कर सकता है और दूसरी दुनिया के टेस्टी खाने का स्वाद ले सकता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे डालने के कुछ ही देर बाद वो कामयाब हो जाएगा। ये अजीब स्वाद वाली गोली बहुत लोकप्रिय थी। पुष्कर ने एक्साइटमेंट से स्टोरेज बॉक्स में रखी सारी चीजें बाहर निकाली, ये देखने के लिए कि आखिर नया क्या है। सारी चीजें बाहर निकालने के बाद भी उसे कुछ भी नया नहीं मिला। ये सब वही चीजें थी जो उसने पहले भी रखी थी। ये सही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने गलत अनुमान लगाया हो? इस बार सिर्फ एक ही नया आइटम है, तो फिर 2 वस्तुएं गायब क्यों हैं? उस अजीब टेस्ट वाली गोली को तो चूहे ने नहीं खाया होगा, है ना? पुष्कर ने उदास होकर सोचा। हार मानने को तैयार न होते हुए उसने एक बार फिर सारी चीजें उलट पलट कर देखी। इस बार उसे आखिरकार कुछ मिला। जब उसने पहले डाले गए कपड़ों को हिलाया तो कपड़ों से कुछ गिर गया। पुष्कर ने जल्दी से उसे अपने हाथ में लिया और पाया कि वह एक गोल गोली जैसी चीज थी। पुष्कर को यकीन था कि उसने ये चीज पहले कभी नहीं देखी थी। दूसरे शब्दों में, ये चीज उसने डाली ही नहीं थी। पुष्कर ने जल्दी से गोली अपनी आंखों के सामने रख ली और हां, उसने गोली के ऊपर तैरते हुए शब्दों की एक ट्रांसपेरेंट लाइन देखी। ज्ञानोदय की गोली, रेड मून साम्राज्य के हाई लेवल अल्केमिस्ट द्वारा रिफाइन की गई एक हाई लेवल गोली। ये उन लोगों की जादुई प्रतिभा को जागृत करने में मदद कर सकती है जिन्होंने अपनी जादुई प्रतिभा को जागृत नहीं किया है। इंट्रोडक्शन बहुत सरल था, लेकिन पुष्कर बहुत उत्साहित था। जब उसने पहले ध्यान का परिचय देखा था तो क्या इसलिए नहीं कि उसमें कोई जादुई प्रतिभा नहीं थी, इसलिए उसके पास साधना करने का कोई रास्ता नहीं था। अब ये तो कमाल हो गया। ये स्टोरेज बॉक्स वाकई बहुत मददगार था। ये जानते हुए कि उसके पास अपनी जादुई प्रतिभा को जगाने का कोई तरीका नहीं है, इसने उसे ये गोली भेजी। ये गोली
जादुई किताब के लिए एकदम सही थी। पुष्कर ने अपने हाथ में अमृत को देखा। इस अमृत का लेवल कम नहीं था। अमृत की सतह पर अमृत ऑरा की परतें थी। यह बहुत सुंदर था। अमृत की सतह भी बहुत चिकनी थी। इसे छूना बहुत आरामदायक था। बिना किसी हिचकिचाहट के पुष्कर ने गोली अपने मुंह में डाल ली। जब गोली उसके हाथ में थी तो वो बहुत सख्त लग रही थी। हालांकि मुंह में डालने के बाद वो उसके मुंह में पिघल गई और एक छोटी सी धार बनकर पुष्कर के पेट में बह गई। उसके बाद पुष्कर को लगा कि उसका पेट थोड़ा गर्म हो गया है। ये गर्मी धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गई और उसका ज्यादातर भाग उसके मस्तिष्क में केंद्रित हो गया। पुष्कर को थोड़ा चक्कर आ रहा था क्योंकि उसने पहले कभी ये गोली नहीं ली थी। उसने पहले कभी ऐसी गोलियां देखी भी नहीं थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि इसे लेने के बाद कैसा असर होगा, कैसी रिएक्शन होगी और उसके रिएक्शन नॉर्मल थे या नहीं। पुष्कर थोड़ा चिंतित भी था। यह गोली जाहिर तौर पर रेड मून साम्राज्य के लोगों के लिए थी। वो वहां का नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता था कि इसे लेने के बाद कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं। हालांकि अब पछताने में बहुत देर हो चुकी थी। गोली पहले ही ली जा चुकी थी और उसके शरीर में घुल भी चुकी थी। अब वो बस यही प्रार्थना कर सकता था कि ये गोली उसके काम आए और इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। पुष्कर को लगा कि उसका सिर और भी दर्द कर रहा है। उसने अपने सिर को दोनों हाथों से थाम लिया और बिस्तर पर लोटने लगा। हालांकि इससे उसका दर्द कम नहीं हुआ। आखिरकार वो खुद को संभाल नहीं पाया और बेहोश हो गया। पुष्कर के बेहोश होने के बाद उसे पता ही नहीं चला कि उसका शरीर धीरे धीरे बिस्तर से ऊपर उठ गया। आखिरकार वो बिस्तर से लगभग आधा मीटर दूर वहीं लटक गया, अब हिल नहीं रहा था। हवा में मौजूद जादुई तत्व लगातार उसके शरीर में विजिबल तरीके से उमड़ रहे थे, मानो उसका शरीर एक विशाल भंवर हो जो उन्हें लगातार अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो। दरअसल धरती की हवा में ढेर सारे जादुई तत्व थे। बस अब लोगों के पास अपनी जादुई प्रतिभा जगाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे हवा में मौजूद जादुई तत्वों को अवशोषित नहीं कर पा रहे थे। अब जबकि पुष्कर ने अनजाने में अपनी जादुई प्रतिभा जगा ली थी, हवा में मौजूद जादुई तत्व लगातार उसके शरीर में उमड़ रहे थे, मानो उन्होंने अपने मालिक को देख लिया हो। रेड मून साम्राज्य में जब कोई साधारण इंसान अपनी जादुई प्रतिभा को जागृत करता था तो हवा में मौजूद जादुई तत्व भी उसके शरीर में इंटर कर जाते थे और उसके शरीर को बेहतर बनाते थे, ताकि फ्यूचर में उसके शरीर के लिए जादुई तत्वों के करीब पहुंचना और उन्हें संग्रहित करना आसान हो जाए। हालांकि उनके शरीर में इंटर करने वाले जादुई तत्व पुष्कर जितने अद्भुत नहीं थे। उन्हें खुली आंखों से बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता था और सिर्फ शरीर द्वारा ही महसूस किया जा सकता था। एकीकरण की स्पीड बहुत धीमी थी। आमतौर पर किसी इंसान को पहली बार जादुई तत्वों को अवशोषित करने और अपनी जादुई प्रतिभा को जागृत करने में 1 या 2 दिन लगते थे। इसके अलावा वे हवा में मौजूद सिर्फ एक प्रकार के जादुई तत्वों को ही अवशोषित कर सकते थे और फिर वे सिर्फ उस जादुई तत्व के अनुरूप जादू ही विकसित कर सकते थे। हालांकि पृथ्वी अलग थी, पुष्कर अलग था। हवा में मौजूद अलग अलग जादुई तत्व उसके शरीर में अंधाधुंध प्रवाहित हो रहे थे, उसके शरीर को भर रहे थे और उसकी अवस्था बदल रहे थे। बेशक पुष्कर को इस सिचुएशन के बारे में पता नहीं था और कोई भी उसे ये नहीं समझा सकता था। पुष्कर 2 घंटे से इसी हालत में था। दर्द के कारण जो भौहें तंग गई थी अब शांत हो गई थी। उसका शरीर धीरे धीरे बिस्तर पर गिर गया और कुछ ही देर बाद उसकी नींद खुल गई। अभी मेरे साथ क्या हुआ? क्या मैं बेहोश हो गया था? पुष्कर ने हतप्रभ होकर सोचा। इस वक्त पहले वाला दर्द पूरी तरह से गायब हो चुका था और उसकी जगह एक सुकून भरा एहसास आ गया था। इस वक्त उसे यह भी महसूस हुआ कि हवा मीठी हो गई है और उसे आसपास की हवा के साथ एक अजीब सी आत्मीयता का एहसास हो रहा था। पुष्कर को अचानक याद आया कि उसमें यह बदलाव इसलिए आया क्योंकि उसने ज्ञानोदय की गोली ली थी। तो क्या अब उसकी जादुई प्रतिभा जागृत हो गई थी? पुष्कर ने जल्दी से जादुई किताब में बताई गई विधि का प्रयोग किया। वो बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी चेतना को अपने डेंटिन पर केंद्रित किया। तभी उसे वहां प्रकाश का एक 5 रंगों वाला गोला तैरता हुआ दिखाई दिया। अरे, ये सही नहीं है। क्या किताब में यह नहीं लिखा था कि यह प्रकाश का गोला एक जादुई प्रतिभा से मेल खाता है जिसे मैंने जागृत किया है? लेकिन उसमें यह नहीं बताया गया था कि प्रकाश का वो 5 रंगों वाला गोला क्या था। 5 रंगों वाले प्रकाश के गोले का कोई जिक्र नहीं था। पुष्कर को कुछ शक हुआ, लेकिन जाहिर है कोई भी उसे यह नहीं समझा सकता था।
छोड़ो, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी का वातावरण उस दुनिया से अलग है। पुष्कर ने मन ही मन सोचा। अब चूंकि उसकी जादुई प्रतिभा जागृत हो चुकी थी, तो ध्यान करने का समय आ गया था। पुष्कर ने फिर से किताब की ओर देखा और फिर वर्णन के अनुसार बिस्तर पर बैठ गया। पुष्कर की बैठने की मुद्रा सीधी और स्वाभाविक थी। उसका माथा संयमित था, उसकी छाती फूली हुई थी और उसके कंधे और कूल्हे एक सीधी लाइन में थे। उसकी सांसें स्थिर और व्यवस्थित, समान और गहरी थी, मानो पानी की एक धारा लगातार बह रही हो। उसकी चेतना उसके डेंटिन में डूब गई और उनके डेंटिन में प्रकाश के पंचरंगी गोले को नियंत्रित किया। उसने प्रकाश के गोले को धीरे धीरे घूमते देखा और आसपास की हवा में मौजूद जादुई तत्व एक बार फिर पुष्कर के शरीर की ओर दौड़ पड़े। लेकिन इस बार यह पहले जितना अतिरंजित नहीं था और इसे खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता था। हालांकि स्पीड अभी भी धीमी नहीं थी और जादुई तत्वों को अवशोषित करने की स्पीड इंसान की जादुई प्रतिभा से निर्धारित होती थी। इस दृष्टिकोण से पुष्कर की जादुई प्रतिभा सच में बुरी नहीं थी। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी आपके दोस्त सात्विक के साथ, सिर्फ स्टोरी विद सात्विक यूट्यूब चैनल पर।